उसके बाद फिर जब रेगुलर राइटिंग का सवाल हुआ तो 2-3 बातें मैंने हमेशा ध्यान में रखी कि मैं जब जब अपने सेवा काल में रहा तो मैंने अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं होने दी। उसके पीछे कारण था कि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर ये बात कहे कि सरकारी पद का लाभ लेते हुए किताब छपा ली। इसलिए जब जब भी मैं पद से हटा हूं तभी मेरी किताबें सामने आई हैं। दूसरी बात ये भी कि लिखते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मेरा जो पाठक है वो मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसके लिखने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं अपनी पुस्तक के बारे में बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी किताब, कोई किताब कहीं से खोलिए वहीं से वो आपको पकड़ लेगी। सन 62 से 72 तक का जो मेरा पीरियड था वो ऐसा था जिसमें मेरा लिखना कुंठित हुआ, कुछ ट्रांसफर हुए, कुछ नौकरी छूटी, तो इस कारण से जो व्यवधान आया मेरा 10 साल का, उससे मैं 10 साल मेरे वो महत्वपूर्ण थे वो मेरे पीछे चले गए। लेकिन फिर भी मैंने जो काम किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। आपने पूछा कि आप किस लेखक से, हम सब पढ़ते, मुंशी प्रेमचंद, महर्षि गुप्त से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों को खोजा रामायण के, महाभारत के, बौद्ध दर्शन के, तो वही मेरा जो प्रभाव था कि भाई ऐसा पात्र खोजो और उस पर अपनी बात कहो। और जिस तरह से संप्रेषण के प्रति निष्ठावान थे महर्षि गुप्त, उसी तरह मैं भी अपनी संप्रेषण के प्रति, अपने कम्युनिकेशन के प्रति उतना ही कॉन्शियस हूँ। और इस दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद का, महर्षि गुप्त का, अज्ञे जी का, नागार्जुन का, भवानी प्रसाद मिश्र का, इन सब का प्रभाव। जहां तक चिंतक है उसमें मुझे अपने विवेकानंद, सावरकर, दयानंद और आपके ये सारे बंदोपाध्याय, वंदे मातरम वाले, ये सब मुझे जो है प्रभावित करते रहे। बाकी मेरे लेखन की कई दिशाएं हैं, वो मैं जब आपको बताऊं कि मैंने गौ विमर्श पर काम किया। आपने मेरी एक गौ भूवाच पर पुस्तक छापी भी है। और उससे पहले मैंने एक प्रणाम कपिला नाम की किताब संपादित की थी। तो मेरे एक काम की दिशा है गौ विमर्श। मेरे लेखन की एक दूसरी दिशा है जिसे मैंने दलित विमर्श कहिए, अंतज विमर्श कहिए, वो उसको लेकर के मेरे 2 काव्य संकलन, हम बौने नहीं, मेरी इतनी सी बात सुनो, ये 2 मेरा एक दलित या अंतज विमर्श के नाम से एक दिशा है। एक शिक्षा विमर्श, जो कि आप लोग तो सब पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा विमर्श मैंने किया। और मास्टर धर्मदास मेरी जो एक पुस्तक है जो 91 में आई थी, उसमें वो 91 में प्रकाशित हुई और उसमें पूरा पहली हिंदी में किताब है जिसमें शिक्षा का काव्यात्मक विवेचन हुआ है और पूरा शिक्षा विमर्श उसमें मैंने रखा। उस पुस्तक की एक बात की, कविता की जरूर चर्चा करूंगा। उसमें एक कविता है धनुष की प्रत्यंचा, वो विद्यार्थियों को संबोधित करती हुई पहली कविता है। उस कविता का 10-11 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वो किताब बिहार में भी पढ़ाई गई, वो किताब मध्य प्रदेश में भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस कविता को। तो वो शिक्षा विमर्श हुआ। फिर मैंने विकलांग विमर्श पर भी काम किया और विकलांग विमर्श को लेकर के मैंने लिखा भी, और लिखा कि कलम आ किसी अंधे की आंख बंद। तो उसमें आपके जानकारी के लिए कि मैंने भारत भवन में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें मैंने 15 ब्लाइंड पोइट्स को इकट्ठा किया और उन ब्लाइंड पोइट्स को इकट्ठा करके जनता के सामने रखा। और इस दृष्टि से वो विकलांग विमर्श हुआ, शिक्षा नारी विमर्श हुआ। ये सारे विमर्श मेरे हैं, अलग अलग आपको दिखेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर जो राष्ट्रबोध है
वो इस सब के ऊपर एक अम्ब्रेला के रूप में है। मुख्य रूप से राष्ट्रबोध है और उसी के अंतर्गत मेरा दलित विमर्श, उसी के ऊपर मेरा गौ विमर्श, उसी के ऊपर मेरा शिक्षा विमर्श, उसी के ऊपर विकलांग विमर्श, उसी के ऊपर नारी विमर्श, सबके मूल में, सबके ऊपर राष्ट्रबोध महत्वपूर्ण है। तो वाकई आपकी लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है, बहुत सरल व सहज है और काफी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में वाकई। देखिए उसकी वजह क्या है, मतलब आम जनता पढ़ेगी तो समझ में आएगा कि क्या लिखा है मैटर, और आगे पढ़ने का मन भी होता है इसमें। मैं चूंकि शिक्षक हूँ, हाँ, और एक आपके ही एक कार्यक्रम में गौवाच का जो विमोचन का कार्यक्रम मनीष जी ने आयोजित किया था, उसमें मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं शिक्षक हूँ और आज इस सभा में अपने देह दान की घोषणा करता हूँ। और वो किस लिए कि जीवित रहते तो मैं विद्यार्थी के साथ था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी एनाटॉमी की जो टेबल है उस पर मेरा शरीर, उस पर मेरी देह रहे, वहां भी वो विद्यार्थी के काम आए। तो दूसरी बात ये, जो मैं पाठक है, मेरी पहली पाठक मेरी पत्नी होती है। मैं जब भी लिखता हूँ सबसे पहले उनसे कहता हूँ तुम पढ़ो, तुम देखो, और वो मुझे कुछ सजेस्ट करती हैं तो मैं उसके हिसाब से उसको संशोधन करता हूँ। मैं कभी जल्दी में नहीं लिखता। माई नो ड्राफ्ट इज ए फाइनल ड्राफ्ट। हर बार मैं कुछ ना कुछ जो, इसलिए मेरे सामने मेरा पाठक रहता है और उस पाठक सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। यही मेरी दृष्टि रहती है। हेलो। हाँ तो सर आपके लेखन की जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, और भविष्य में पाठकों को कौन सी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, इस बारे में कुछ बताएं आप। देखिए मेरी इतनी किताबें हैं। एक तो ये कि किताब को कभी, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है, पूछते हैं आपकी कितनी किताबें छपी। मैं कहता हूं भैया किताब है, कोई अखबार नहीं है। इसे संख्यावाची विशेषण से मत तोलिए, ये गुणवाची विशेषण से तोलिए। इसलिए किताब जितनी लिखी, मुझे इस बात का विश्वास है कि मैंने लिखा अधिक, छपा कम, लेकिन जो छपा वो चर्चित भी हुआ और अर्चित भी हुआ, प्रशंसा भी हुई। आपको जान के ताज्जुब होगी कि मैंने संत रविदास की राम कहानी लिखी तो उस पर 40 समीक्षाएं आई और फिर एक किताब छपी, संत रविदास की राम कहानी, दृष्टि और मूल्यांकन। मैंने मास्टर धर्मदास लिखा तो उस पर एक किताब छपी, मास्टर धर्मदास का व्यंग्यबोध, वो आया। मैंने साक्षात्कार में जो संपादकीय लिखे, उस संपादकियों को लेकर के मेरी किताब आई, मेरे संपादकीय। मैंने इधर जो किताब लिखी, मास्टर बंद कमरा खुली कविताएं, जिसकी आपने चर्चा की थी शो में, इमरजेंसी की, और फिर राजा भूगोल राजा का, उसको लेकर 300 पृष्ठों की किताब मुझ पर एडिट हुई, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र दीपक का आपातकालीन साहित्य, दृष्टि और मूल्यांकन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जितना लिखा उसको लोगों ने नवाजा, लोगों ने उसको पसंद किया और उस पर समीक्षाएं लिखी, और कहीं कहीं तो 7-8 तो शोध प्रबंध लिखे गए हैं। और ये सब छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये जो लिखो, एक बात मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये, इसमें आप लोगों का भी सहयोग हम लोगों को चाहिए कि इस पर देश में एक एंटी बुक मूवमेंट चल रहा है। लोग से भाई किताब कौन पढ़ता है जी, लाइब्रेरी के लिए ग्रांट मांगी है तो कहने के लाइब्रेरी में जाता कौन है जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज इस एंटी बुक मूवमेंट के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और उस दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग गूगल की बात करते हैं। भाई गूगल तो सहायक है, पुस्तक ही नायक है। गूगल तो केवल आपकी सहायता करता है, कहां से लेता है, वो भी तो किताब से लेता है। तो गूगल तो सहायक है, पुस्तक ही नायक है। इसलिए पुस्तक का नायकत्व
बराबर बना रहे, इस दृष्टि से हम सबको जो शिक्षा से, प्रकाशन से, लेखन से जुड़े हैं, उन सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। वाकई सर, लोगों को हमको मोटिवेट करना चाहिए पढ़ने के लिए, और जैसे अपन गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में बुक्स देना चाहिए, तो जिस बुक्स उनको गिफ्ट में मिलेंगी तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, और उनका मन होगा और बुक्स लेके पढ़ने का, आगे बढ़ने का कुछ। नहीं, ये और जिस तरह के आपके कार्यक्रम है, ऑथर से मिलिए, लेखक से मिलिए, इसका भी किताब के लोकप्रियता में विश्वास बढ़ता है। हाँ सर, मैंने वाकई कई में। जगह पुस्तक, मैं मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी का डायरेक्टर था, तो हमने जगह पुस्तक मेले लगाए और हमने देखा कि आदमी टायर उसकी बाटा की चप्पल, बाथरूम चप्पल पहने हुए और किताबें खरीद रहा, तो लोग खरीदते हैं, लेकिन इधर कुछ ऐसी समस्या पैदा हो गई जिसके कारण आदमी के बजट में क्रीम और पाउडर के लिए तो पैसा है, लेकिन किताब के लिए बजट में पैसा नहीं है। तो इस हाँ दिशा को सर। थोड़ा सा बदलने की हाँ, जरूरत है। वाकई बहुत जरूरत है बदलने की, हाँ, करने की। नई पीढ़ी से आपका एक प्रश्न होगा कि नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर। तो नई पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि भाई, हाँ। तेरे हाथ में कलम है, हम्म, तो इस कलम से खाई मत खोद, कुआं खोद। खाई सही। खोदेगा क्या हाथ आएगा, कुआं खोदेगा तो पानी मिलेगा। दूसरी बात हम उससे कहते हैं कि भाई, अपनी मर्यादा तय कर। जैसे आजकल बोल्ड लेखन बहुत होगा ना, हॉट लेखन बहुत हो रहा है, तो भाई अपनी मर्यादा तय करो अपने लेखन की कि तुम किस सीमा तक जाओगे, उस सीमा का उल्लंघन तुम नहीं करोगे। ये दो बातें। और तीसरी बात ये कि प्रकाशन की चिंता उतनी मत करो, लिखो और लिख कर कि बार बार उसको थोड़े दिन, 6 महीने के लिए उसे बक्से में बंद कर दो। मुक्तिबोध जब लिखता था तो उसकी एक पेटी थी जिस पर लिखा रहता था कविता अंडर रिपेयर, वो कविता लिखते थे उस बक्से में डाल देते थे। तो मैं भी नए पीढ़ी के लोगों से कहता हूं, भैया लिख दे और लिख के भूल जा, 4 महीने बाद उसे फिर पढ़ना, तब पता चलेगा ये कैसी है। सही कहा सर आपने। और फिर जैसे आप कई साहित्यिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आपने देखे होंगे, तो आपके क्या अनुभव रहे, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, साहित्य के मैंने जिस काम करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखा। एक तो पूरा पारदर्शिता रखी, सब चीज सामने है, कोई भी आकर के देख ले, कभी भी आकर देख ले। दूसरी बात यह है कि जो कायदे कानून है उसके फ्रेम में सब चीज फिट होकर के करनी चाहिए। तीसरी बात जो मेरे सामने है, जिसको मैंने जब ऊपर का अधिकारी और नीचे का कर्मचारी दोनों आपके विपरीत हों, वैचारिक प्रतिबद्धता दोनों की अलग अलग हो, उसके बीच में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें बड़े धैर्य की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज एक दल आता है, वो संस्था का मुखिया बनाता है, दूसरा दल आता है उसको हटाते हैं, अपने आदमी रख देता है। तो ये जो आवक जावक मुखिया पद की हो गई है, इससे थोड़ा सा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले किसी भी देश को, प्रदेश को अपनी शिक्षा नीति तय करनी चाहिए, और शिक्षा नीति के अनुरूप अपना सेटअप तैयार करना चाहिए। हम सेटअप पहले तैयार करते हैं और नीति बाद में तैयार करते हैं। पहले नीति बनाइए, उसके हिसाब से जो सेटअप जरूरी है वो सेटअप बनाइए। मैंने अवसर रहा, आज तक मैंने कभी किसी भी अपने कर्मचारी की सीआर नहीं बिगाड़ी, कभी उसके खिलाफ नहीं लिखा, और जो लिखा उसके विरुद्ध कभी कोई टिप्पणी नहीं आई, उसके लिखे की मान्यता हुई। नीचे के अपने कर्मचारियों के हित में जितना अच्छा आप काम करेंगे, उनकी सुविधाओं की चिंता करेंगे, उनकी निजी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव की चिंता करेंगे, तो उतना ही आपको काम करने के लिए एक स्मूथ वर्किंग मिलेगा। काम करने के लिए स्मूथ वर्किंग इज ए मस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के मन में कुछ नया करने की, नवाचार करने का मन होना चाहिए। इसलिए हमने साहित्य अकेडमी में बैठे
तो हमने खूब नए नए प्रोजेक्ट लिए, नए नए काम किए। एक खास प्रोजेक्ट की चर्चा हम कर दें, एक बड़ी पुरानी बड़ी लोकप्रिय नज्म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक लाइन है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमने कहा कि भाई ये कुछ क्या है जो हस्ती नहीं मिटती हमारी, हमारे हिंदुस्तान की हस्ती नहीं मिटती, वो कुछ क्या है, उस कुछ को खोजो, क्योंकि वो कुछ बढ़ेगा तो देश उन्नत होगा, वो कुछ कम होगा तो देश अवनति की ओर जाएगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया कि भाई कुछ बताओ, ग्रुप बनाए, जगह जगह डिस्कशन लिया, अपनी ओपिनियन बताइए, लेकिन वो कुछ जल्दी से पकड़ में नहीं आता। है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो है, वो कुछ पकड़ में नहीं आता जल्दी से। बहुत बढ़िया सर। सर अब जैसे कि आपने बुक्स इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई है, तो आप पे क्या अनुभव रहा है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के साथ, ये हम जानना चाहेंगे। नहीं, इंदिरा पब्लिशिंग हाउस आपके वर्तमान प्रकाशन जगत से एक अलग किस्म से काम कर रहा है। बहुत सी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई आपने छापी, स्वामी जी का साहित्य छापा, और प्रतिवर्ष आप मनीष जी कथा का आयोजन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके चयन में जो पॉपुलर इश्यूज हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो सामने करंट लाइफ आ रही है, जो नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को सामने रख कर के आपने अपना प्रकाशन का काम शुरू किया, और मेरा तो अच्छा अनुभव है। और मेरा यही कामना है कि आप यशस्वी हों, आपके प्रकाशक जनता के बीच चर्चित हों। इतना जरूर कीजिए कि आपकी पुस्तकों की कहीं ना कहीं समीक्षा जरूर हो। उसके लिए एक नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि किताब छपती है तो अपनी जगह उसकी है, लेकिन उसकी जब तक 4 जगह समीक्षा नहीं छपेगी तो वो लोगों के बीच में नहीं आएगी। तो वाइडर पब्लिसिटी के लिए वो जरूरी है। सर न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है बुक रिव्यू, हम आपको भेजेंगे, मतलब व्हाट्सएप करेंगे। हाँ, हर बुक का वीकली आता है, मतलब न्यूज़पेपर में रिव्यू, तो उस बारे में आपको बताएंगे। हाँ, नहीं, जो मैगजीन्स आती है ना, उस मैगजीन्स में, तो वो मैगजीन्स में आएगी, क्योंकि देखिए दैनिक अखबार में जो कुछ आता है वो उतना टिकता नहीं है। वो अगर आप किसी किताब का कंप्लीट वैल्यूएशन चाहते हैं तो किसी मैगजीन में आएगी, तो वो महीना भर बाद में भी कभी पढ़ी जाएगी। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और अच्छा होगा। हाँ सर, वैसे एक मैगजीन भी निकालते हैं अपन लोग, आप जानते होंगे राही जी की, उनकी मैगजीन में आता है, मतलब 3 मंथ्स में, मतलब बुक का रिव्यू उस पर भी आता है, और भी है मैगजीन, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको मैसेज करूंगी इसके डिटेल्स। तो मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, और आपने इतना अच्छे से हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया, आपका नॉलेज। नहीं, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मनीष जी का हमारे जीवन में आना भी एक संयोग है, और उसके माध्यम से आपसे जुड़ना भी एक संयोग है, और उस सब के बीच में स्वामी रामनिवेशाचार्य जी बहुत बड़ा माध्यम बने, और मैं इसको संयोग नहीं बल्कि सुयोग मानता हूँ। ये सब राम जी की कृपा है, और इसलिए आपको ध्यान होगा कि जब रामनिवेशाचार्य जी का स्वागत करने की बात आई तो सबसे पहले कौन स्वागत करेगा? तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले बच्चे ने, आपके, मेरे बेटे ने किया था, उसने सबसे पहले उनका स्वागत किया, ना कि नई पीढ़ी को। देखिए मैंने ये भी बात आपसे बताना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी ऑफिस में काम किया, मैंने नई पीढ़ी को ब्रेक दिया, और नई पीढ़ी को ब्रेक देने में मैंने बड़े लोगों की नाराजगी भी मोल ली। वो क्योंकि बड़ा लेखक चाहता है, मुझे एक किताब अकादमी में छापनी थी,
उसने इतिहास की किताब थी, तो उसने मैंने कहा भाई इसमें अपने स्टूडेंट को जोड़ लो। तो हाँ साहब जोड़ देते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखाना था। बाद में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो कहने लगे सर रहने दीजिए। तो मैंने कहा बंधु आप भी रहने दीजिए। जो आदमी जो टीचर अपने स्टूडेंट को ब्रेक नहीं दे सकता, उसके लिए मैं कुछ क्यों करूं मैंने। तो मैंने उसे भी किताब नहीं लिखवाई। तो इस दृष्टि से नई पीढ़ी को ब्रेक मिलना चाहिए, आपके प्रकाशन में भी, आपके प्रचार प्रसार में भी, तो वो आपको और अधिक हाँ सर, न्यू ऑथर्स मिलेगा। को वाकई हम बहुत प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, नए युवा लोग हैं, वो लिखें और हमारे पास आए अपनी बुक पब्लिश के लिए, और हम वाकई उनको बहुत प्रेफरेंस नहीं वो देते हम हैं। देख रहे हैं, हाँ हम सर। देखते हैं उसको, हम हाँ देखते हैं उसको जो है। वाकई सर, थैंक यू सो मच। आपने हमको अच्छे से आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने सजेशन भी दिया। थैंक्स फॉर योर नॉलेज, फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। इतने अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया हमें, तो आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं आप नहीं, लोगों हाँ, का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और आप लोग ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे फिर एक नए ऑथर के साथ, शनिवार की शाम लेखक कार्यक्रम में। जब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते। ठीक है। ठीक, हाँ आपका सर। बहुत हाँ बहुत आभार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।